Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हमारा मौजू आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, क्रिप्स मिशन 1942। इसका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान मूवमेंट के साथ है। हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों से आज़ादी के हवाले से, यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आज़ादी के हवाले से इस मौजू को बड़ी अहमियत हासिल है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया और इसके इत्तेहादियों को यके बाद दीगरे कई महाज़ों पर नाकामियों का सामना करना पड़ा। ग्रीस एंड यूगोस्लाविया व कैप्चर्ड बाय जर्मनी। यूगोस्लाविया और ग्रीस यूनान पर जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया, और इसके साथ ही जापान had already attacked Pearl Harbor on 7th December 1941, the American naval base, and completely destroyed it. It had taken over Philippines, Malaysia, Singapore, and Rangoon, and came to the borders of Assam. Japan was in a position to easily attack India. सो ये वो पोजीशन थी कि जिस पोजीशन में हिंदुस्तान जो है यहाँ पे एक ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि चूँकि जापान जो है वो साथ के तमाम इलाके जो हैं उन पर कब्ज़ा कर चुका था, रंगून तक वो काबिज़ हो चुका था, और यकीनन अब वो चूँकि आसाम के बॉर्डर्स पर था, हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर था, तो एक ख़तरा महसूस किया जा रहा था हिंदुस्तान में भी। और ज़ाहिर बात है हिंदुस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वही ये तो हिंदुस्तान तो एक टेरिटरी थी जो दैट वाज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन प्रीवियस सेंचुरीज। सो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब ये ख़तरा महसूस कर रहे थे कि जी अगर हिंदुस्तान जो उनकी टेरिटरी है या उनके कब्ज़े में है या उनके मकबूजात में है उस पर हमला करके हिंदुस्तान जो है उनसे छीन लिया जाएगा। दैट वाज अ थ्रेट विच वाज बीइंग फेल्ट बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इन लंदन। सो बरतानवी वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल को हिंदुस्तान पर एक ज़बरदस्त और दूररस इश्तराक की हामिल भयानक शिकस्त जो है उसके साए मुंडलाते हुए नज़र आ रहे थे। चुनांचे चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को एक ऐलान किया कि हुकूमत बरसगीर की इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अक्सरियत की शिकायत के अजाले के लिए कुछ इकदाम करना चाहती है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत बरतानिया को अब अपनी जंगी ज़रूरियात के लिए हिंदुस्तानी सियासी जमातों के ताउन, कोऑपरेशन और हेल्प की ज़रूरत थी। वजारत जंग की स्पेशल इंडिया कमेटी जिसके सदर लॉर्ड एटली थे, उन्होंने एक आइनी तजावीज़ का मुसवदा बरतानवी काबीना के एक वज़ीर सर स्टीफर्ड क्रिप्स के हाथ 22 मार्च 1942 को देकर हिंदुस्तान रवाना किया, ताकि वहाँ जाकर तमाम सियासी जमातों के लीडरों से तफसीली गुफ्त शुनीद करे और किसी बात पर इत्तेफाक की राय जो है वो कायम कर लिया जाए। क्रिप्स ने हिंदुस्तान पहुंचकर मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा और दीगर तमाम जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें की और अपने दस्तूरी तजावीज़ पर गुफ्तगू की। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स थी इन पर उसने इन सब से सह हासिल गुफ्तगू की। 29 मार्च 1942 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने, और ये जो आइनी मुसवदा था जो वो बरतानिया से साथ लेकर आए थे उस मुसवदे को अशात के लिए पेश किया। अब ये जो तजावीज़ हैं जो उस मुसवदे में दी गई, चूँकि वो स्टीफर्ड क्रिप्स जो हैं वो यहाँ पे हिंदुस्तान में लेके आए, तो इसलिए उनको क्रिप्स प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो क्रिप्स प्रपोजल्स हैं इनके जो अहम नुकात हैं, ये जो उनकी बात करेंगे, यानी वो अहम जो प्रपोजल्स हैं उनकी बात करेंगे। नंबर 1, पहली बात की गई कि एट द एंड ऑफ द वॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टैब्लिश्ड, यानी जंग के इख्तिताम पर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक दस्तूर साज इदारा कायम किया जाएगा।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क़याम की मंजूरी जो है वो दी गई है, उसकी बात की गई। दूसरी बात, जंग के इख्तिताम पर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे और सूबाई असम्बलियों के मेंबर मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर दस्तूर साज असम्बली यानी मरकज़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उसके अरकान का इंतखाब करेंगे, जिनकी तादाद सूबाई असम्बलियों के अरकान का 10वां हिस्सा होगी। यानी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो तो करवाए जाएंगे और उन इंतखाबात को ज़ाहिर बात है जनरल पॉपुलेशन जो है जनरल इलेक्शन जैसे होते हैं उनकी उसकी बुनियाद पे होंगे। प्रोविंशियल असेंबलीज़ के मेंबर को अवाम इलेक्ट करेंगी और अवाम के इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज़ के मेंबर जो हैं दे विल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके मेंबर्स की तादाद जो है वो सूबाई असेंबली के मेंबर्स की तादाद का 10वां हिस्सा होगी। तीसरी बात, दस्तूर साज असेंबली का बनाया हुआ आइन हुकूमत बरतानिया को काबिल कबूल होगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ शराइत भी रखी कि वो अगर इस तरह का होगा तो हुकूमत बरतानिया उसको कबूल कर लेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? नंबर 1, हर सूबा हर प्रोविंस जो है उसको ये इख्तियार होगा कि वो इस आइन को कबूल करे या मुस्तरद करके अपनी मौजूदा पोजीशन को बरकरार रखे। अलग होने वाला सूबा दोबारा इंडियन यूनियन में शामिल हो सकता है। यानी प्रोविंसेस को ये पावर दी गई, उनको एम्पावर किया गया कि वो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आइन बनाएगी उस आइन को सूबे की मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अगर रिजेक्ट करेगा तो वो ज़ाहिर बात है अपनी मौजूदा जो उसकी पोजीशन है वो उसको बरकरार रखेगा, लेकिन अगर कुछ अरसे के बाद उसे ये पता चलता है कि इंडियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए तो वो उसमें वो उस वक्त भी उसका इंडियन यूनियन का हिस्सा बन सकता है, यानी उसमें शामिल हो सकता है। एक टर्म ये थी। दूसरी, हर सूबे को जो सूबे नए आइन के तहत वफाक में शामिल ना हो, यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आइन बनाएगी उस आइन के तहत जो सूबे वफाक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत उन्हें इंडियन यूनियन की तरह 9 आबादियात का दर्जा दे देगी। तो हुकूमत जो है, हुकूमत बरतानिया उन सूबों को जो नए बनने वाले आइन के तहत इंडियन यूनियन का, इंडियन फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनते, उनको भी 9 आबादियात का दर्जा या 9 आबादी का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी उनको भी डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और वो अपना अलग आइन भी बना सकेंगे। यानी वो जब सूबा कोई अलहदा होगा तो वो अपना सूबा जो है वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए अपना एक आइन तश्कील दे सकेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो ये शर्त जो है वो ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और हुकूमत बरतानिया के दरमियान, यानी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा जिसमें इंतकाल इक़्तिदार, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तमाम मामला तय होंगे। इसके तहत अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अब ये 3 शराइत थीं जिन शराइत की बुनियाद पर हुकूमत बरतानिया ने कहा कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है वो अगर इन शराइत पर पूरा उतरेगा तो हिंदुस्तान के तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस आइन को एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद अगली जो शिक है इसकी क्रिप्स प्रपोजल की वो ये थी कि दस्तूर साज जो इदारा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें शाही रियासतें जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी। यानी प्रिंसली स्टेट्स वुड आल्सो बी गिवन द रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी जो वो देसी रियासतें जहाँ पे राजे महाराजे हुक्मरान हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए उनको भी कहा गया कि उनकी भी नुमाइंदगी होगी जो मरकज़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वार द इंडिया वुड बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस। और जंग का जब इख्तिताम होगा तो उस पर हिंदुस्तान को डोमिनियन का दर्जा, 9 आबादी का दर्जा दे दिया जाएगा और वो मुकम्मल खुद मुख्तार होगा। जैसे आजकल हम देखते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, अब वो मुकम्मल खुद मुख्तार कंट्रीज़ हैं, लेकिन दे हैव अ डोमिनियन स्टेटस, दे आर एंजॉयिंग अ डोमिनियन स्टेटस। सो इस पे कभी बात फिर वजाहत के साथ करेंगे कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है।
बहरहाल वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क होता है। सिर्फ उसका जो गवर्नर जनरल है या जो उसका सरबराह मुमलिकत है, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो ताज बरतानिया की तरफ से की जाती है। लेकिन वो भी एक सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है और उसकी भी कोई आइनी तौर पे इंतज़ामी तौर पे कोई हैसियत नहीं होती। अब उसके बाद जो अगली बात है जी, डिफेंस ऑफ इंडिया वुड बी रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टिल द एंड ऑफ द वार। जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाती, हिंदुस्तान का दिफा और उससे मुतल्लिक़ तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो बरतानवी हुकूमत निभाएगी और तमाम मुल्की वसाइल का इस्तेमाल हिंदुस्तान के बाशिंदों के ताउन के साथ किया जाएगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड that all the members of the cabinet of Viceroy would be Indian except defense। यानी ये भी तय हो गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसने भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी प्रपोजल्स में कि जो हिंदुस्तान का जो वायसराय है उसकी जो कैबिनेट है उसके तमाम मेंबर्स हिंदुस्तानी होंगे, तमाम वज़रा हिंदुस्तानी होंगे, सिवाय एक के जो डिफेंस की मिनिस्ट्री जो है उसका जो वजीर होगा, वो जो मेंबर होगा वो बरतानवी होगा। और उसके बाद अगली जो बात थी इन तजावीज़ में वो ये थी, द फार्मूला, ये जो ऊपर चीज़ें सारी बयान की गई हैं, द फार्मूला मस्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कम्प्लीटली। या तो इसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना था या मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट करना था। यानी ये जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया की, उनसे ये कहा गया कि या तो आप इनको मुकम्मल तौर पे, ये नहीं है कि इसका एक हिस्सा जो है उसको आप एक्सेप्ट कर लें जो आपको अच्छा लगता है और दूसरा हिस्सा उसका रिजेक्ट कर दें। ये एक किस्म का बैन था कि ईच एंड एवरी प्रोविजन एंड प्रपोजल इन द डॉक्यूमेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कम्प्लीटली। अब बात आती है जनाब, जब ये प्रपोजल जो है वो शाये हुई तो रद्द अमल क्या हुआ? कांग्रेस का रद्द अमल, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका रद्द अमल क्या था? और फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो नुमाइंदा पॉलिटिकल पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका रिएक्शन क्या था? कांग्रेस ने क्रिप्स की तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो हुकूमत बरतानिया की जंगी मुश्किलात और नाकामियों से फौरी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहती थी, दबाव में लाना चाहती थी ताकि हुकूमत इक़्तिदार कांग्रेस के हवाले करे, क्योंकि इस मंसूबे में तकसीम हिंद के वाज़े इम्कानात दिखाई दे रहे थे। सो महात्मा गांधी ने इन तजावीज़ पर इस तरह का तबसरा किया और कहा कि ये दिवालिया बैंक के नाम के बाद की तारीख का चेक है। यानी ये एक ऐसा चेक है जो हमें दिया जा रहा है क्रिप्स प्रपोजल की सूरत में, जो किसी दिवालिया बैंक का है और उसकी डेट भी गुजर चुकी है। कांग्रेस ने क्रिप्स की तजावीज़ में सूबों की अलहदगी के हक को मुल्की वहदत के लिए नुकसानदेह करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान में जिम्मेदार हुकूमत कायम की जाए जिसके पास दिफा समेत तमाम महकमे होने चाहिए। इन तजावीज़ के बारे में कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, बज़ाहिर तो ये इतना लघु है कि इसे कोई भी कबूल नहीं कर सकता। यानी उन्होंने बिल्कुल इन सारी तजावीज़ को लघु करार दे दिया। अप्रैल 1942 में कांग्रेस ने इन तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी और इत्तेहाद के मौक़िफ़ पर कायम है और न सिर्फ ये कि इस इत्तेहाद में कोई भी रखना, कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के लिए नुकसानदेह होगा, बल्कि इसके बारे में सोचना भी इंतहाई अज़ियत का मूजब होगा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस एहसास के बावजूद कि कांग्रेसी गांधी ने फ़िरका वाराना मसला हल किए बगैर फ़ौरन इंतकाल इक़्तिदार के मुतालबे की रिट जो है वो लगाए रखी। गांधी ने 13 अप्रैल 1942 को हरिजन जो हिंदू अखबार था उसमें क्रिप्स मिशन की तजावीज़ को द थर्ड फेटेड प्रपोजल के नाम के तहत एक मजमून तहरीर किया। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि स्टीफर्ड क्रिप्स जैसा शख्स भी शैतान का मुदई बन गया। यानी ये सारी बातें असल में बताने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी जमात, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
जो अब जो दावा ये करती थी कि वो हिंदुस्तान के तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इस इन तजावीज़ को महज इसलिए मुस्तरद कर दिया क्योंकि इसमें अक़लियतों की हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी, और दूसरा इसमें सूबों को ये हक दिया गया था कि वो जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बनाया हुआ आइन है उसको वो एक्सेप्ट करें या ना करें, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको भी डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। तो इसमें लग रहा था कि सूबे जो हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी सूबे हैं, जो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड थी, तो मे बी कांग्रेस को ये इसमें ये शक नज़र आ रहा था कि मे बी ये मुस्लिम मेजॉरिटी सूबे जो हैं, जो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो दावा है उसकी मर्जी के मुताबिक ये सूबे उसको ज्वाइन ना करें फेडरेशन को, और ये सेपरेट इंडिपेंडेंट जो स्टेट है उसका रूप धार लें। अब मुस्लिम लीग की बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रद्द-ए-अमल क्या था। मुस्लिम लीग ने इन तजावीज़ को कोई तसल्ली बख्श करार नहीं दिया क्योंकि क़याम पाकिस्तान के मुतालबे को वाज़े तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तजावीज़ बेहद गैर इत्मीनान बख्श और मुस्लिम कौम को तख्त-ए-दार की तरफ ले जाने वाली हैं। ये मुहम्मल हैं और इनसे कोई तवक्को वाबस्ता नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने 2 अप्रैल 1942 को इन तजावीज़ का जायज़ा लिया और इनको कुछ वजूहात की बुनियाद पर रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। वो वजूहात क्या थी? नंबर 1, मुसलमान एक हिंदुस्तानी यूनियन में अक़लियत की हैसियत में रहने के लिए तैयार नहीं थे। सूबों की अलहदगी महज एक ख्वाब है क्योंकि इससे पाकिस्तान के क़याम का इम्कान मुस्तकबिल के ख्वाबों की दुनिया में छोड़ दिया गया है। यानी वाज़े तौर पर यह नहीं कहा गया जी मुस्तकबिल में ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, इस तरह की वो बात है, तो इसमें यकीनी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात, इन तजावीज़ में सूबों की अलहदगी का तरीक़ाकार दर्ज नहीं है। ये तो कहा गया है कि सूबा अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनाए हुए आइन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन आगे जो उसकी अलहदगी है उस हवाले से जो तरीक़ाकार इख्तियार करना है, उसको जो डोमिनियन स्टेटस देना है वो कैसे देना है, वो सारा प्रोसीजर उसमें जिक्र नहीं किया गया। तीसरी बात कि इन तजावीज़ में एक मजलिस दस्तूर साज का मंसूबा शामिल है। मुस्लिम लीग क़याम पाकिस्तान की कायल है, इसलिए वो 2 कानून साज मजलिसों के हक में है। यानी इसमें जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसकी मैंने बात की थी कि उसकी बात है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की तमाम सूबाई असेंबलियों के मेंबर जो हैं वो लोग इलेक्ट करेंगे और फिर सूबाई असेंबलियों के मेंबर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इंतखाब करेंगे जो उनकी टोटल तादाद के 10वां हिस्सा जो है उसके बराबर होगी। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुतालबा ये है कि हिंदुस्तान में 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हैं वो बनाई जाएं ताकि अपने अपने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ के जो सूबे हैं वहाँ पे वो अपने अपने जो इकोनॉमिक और रिलीजियस और पॉलिटिकल जो उनकी कंसेप्शंस हैं उनके मुताबिक अपने अपने आइन जो है उनको बना सकें। चौथी बात, इस सिलसिले में बहुत से अमूर वजाहत तलब है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा कि ये जो तजावीज़ हैं इनमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उन पर अभी वजाहत जो है उनको उसकी ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग कोई राय देने से कासिर है। क्रिप्स ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई। मिस्टर एमरे ने, जो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, बरतानवी दारुल अवाम में क्रिप्स मिशन की नाकामी पर तबसरा करते हुए कहा कि सर स्टीफन क्रिप्स ने किसी फैसले पर पहुंचने की गर्ज से हिंदुस्तानी लीडरों से मुलाकात के लिए हजारों मील का हवाई सफर किया, लेकिन दिल्ली में मौजूद हिंदुस्तानी लीडरों को बाहमी समझौते के लिए अपनी अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़ाने की तौफीक नसीब नहीं हुई। सो इसका मतलब ये है कि ये तजावीज़ जो हैं इनको भी दोनों जो उस वक्त की सरकर्दा पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन दोनों ने अपनी अपनी रिजर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए रिजेक्ट कर दिया। सो ये एक सफ़र है जो क़याम पाकिस्तान और क़याम हिंदुस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसके बारे में होगा। तो उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सब का हामी और निगहबान हो। मेरी
गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने इससे पहले इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।